सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ टेक्स्ट बुक। मैं हूं आपके साथ स्नेहिल त्रिपाठी और आज इट इज़ अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी बिकॉज बड़े लंबे इंतजार के बाद अगर आपका कोई बहुत ही खास, बहुत ही होनहार स्टूडेंट फाइनली जिसके लिए उसने सालों मेहनत की हो उसकी रैंक आती है तो एक बहुत ही खुशी और सेटिस्फेक्शन मिलता है। और आज मेरे साथ बहुत पुराने समय से जुड़ा हुआ मेरा बहुत ही अजीज स्टूडेंट सचिन साथ में है। सचिन गोयल के बारे में मैं शॉर्ट में दो तीन चीजें बता दूं और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस इंटरव्यू। दिस इज नॉट जस्ट एनी अदर इंटरव्यू फॉर द सेक ऑफ मार्केटिंग। मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं, कोई कमी नहीं है स्ट्रेटेजीज की। सबको बुक्स के बारे में, स्ट्रेटेजी के बारे में सारी चीजें पता है। इस इंटरव्यू को करने का जो सबसे मेन मकसद है वो इस बात से एक शुरू होता है कि 2 दिन 3 दिन पहले जब मेरी सचिन से बात हो रही थी और सचिन का एक और आखिरी अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट बचा है। सचिन ने अपने 5th अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 209 हासिल की है और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अपनी जो सर्विस प्रेफरेंसेस भरी है, ही इज मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू गेट आईआरएस बिकॉज ही हैड अ वेरी क्लियर नोशन इन हिज माइंड कि इंडियन पुलिस सर्विसेज नहीं चाहिए एंड ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर दैट। तो इस प्रकार से 209 रैंक पे इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज इनको मिलेगी और इनका ये लास्ट अटेम्प्ट है। और लास्ट अटेम्प्ट में आप जानते हैं कि एग्जाम्स में बहुत ही कम दिन बचे हैं। और जब मेरी इनसे बात हुई तो यही बात हुई कि सर अभी भी स्ट्रेस में है, अब देखते हैं कि इतने जो रिमेनिंग डेज हैं इतने कम, उसको कैसे मैनेज करेंगे। और इस ऑनेस्टी पे सचिन हैज ऑलवेज बीन अ वेरी ऑनेस्ट स्टूडेंट। इसी ऑनेस्ट अप्रोच को इस इंटरव्यू के माध्यम से स्टूडेंट्स, खासकर ये इंटरव्यू उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, जिनका अब स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सचिन के पास एक फायदा ये है कि सचिन हैज ऑलरेडी अचीव्ड अ रैंक, तो डेफिनेटली उसका एक, वो कहीं ना कहीं प्रेशर को रिलीज कर रहा है। बट वो स्टूडेंट जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, प्रीलिम्स नहीं निकला है, साल भर तैयारी की है और अब वो टाइम आना लगता है कि कई बार लगता है कि सब भूल गया है, स्ट्रेस लगता है। ऐसे फेज में एक टॉपर की क्या मनोस्थिति है, वो क्या सोच रहा है, उसकी कैसी प्रिपरेशन है, वो टेस्ट दे रहा है तो क्या हो रहा है, जिसने ऑलरेडी रैंक लाई है, इस अप्रोच पे आज का ये छोटा सा इंटरव्यू रखेंगे। और ये इंटरव्यू प्रीलिम्स फोकस्ड रहने वाला है बिकॉज अभी मेंस की बात करने का कोई खास मकसद और मतलब दोनों नहीं है। और सचिन भाई में एक और बता दूं कि न केवल इन्होंने इंडिया के वन ऑफ द टॉप एग्जाम्स यूपीएससी को 209 रैंक के साथ क्लियर किया है, बट ही इज ऑल्सो एमबीबीएस फ्रॉम एम्स भोपाल। यानी नीट में भी इन्होंने ऑलरेडी, यानी 12th के वन ऑफ द टॉप एग्जाम्स जो होते हैं आईआईटी जेई और नीट, टफेस्ट कंपटीशन, वहां पे भी इन्होंने परचम लहराया था अपना। और अब यूपीएससी में 5th अटेम्प्ट में इनकी 209 रैंक है। तो इस पूरी जर्नी में प्रीलिम्स का क्या अप्रोच रही, कैसे टैकल किया और आज क्या माइंडसेट है एक सफल अभ्यर्थी के रूप में, ये हम सचिन से आज बात करेंगे। तो सचिन, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे आप इतने ऑनेस्ट तरीके से, हम इस जो जो बात हमने की थी उस पर आज चर्चा करने वाले हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन कि आपने इतनी अच्छी रैंक हासिल कर ली है। अब कम से कम कुछ तो रिलीफ मिला होगा इतने लंबे मेहनत के बाद। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर सर। डेफिनेटली रिलीफ तो है ही। थोड़ा लंबा टाइम लगा बट फाइनली स्टेज पे हैं कि इस एग्ज़ाम की साइकिल में थोड़े कम प्रेशर के साथ हम इसको फेस कर सकते हैं। जैसे हमने बात करी थी कि, और मैं बाकी लोगों को भी बताऊँगा कि प्रेशर ऐसा नहीं है कि थोड़ा वॉल्यूम सचिन अप था। आज की तारीख में भी अगर कोई टॉपर भी कोई प्रीलिम्स का पेपर लिख रहा है, तो आज भी आप ये समझिए कि शायद वो भी उतने ही स्ट्रेस लेवल, या हो सकता है 1 या 2 पॉइंट्स कम होगा, पर उतने स्ट्रेस लेवल में ही आज भी वो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है, क्योंकि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ही ऐसा है कि 1 साल में आप ये समझिए कि कोर्स ही बदल जाता है। जो आपके करंट अफ़ेयर्स हैं, जो आपने पिछले साल के लिए पढ़े थे, वो शायद इस साल के लिए उतने रिलेवेंट ही ना हो। तो जो टॉपर जो पिछले साल दिया था, जिसका प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, आज भी वो सेम लेवल पे आ गया है आपके। आज भी उसके और आपके प्रीलिम्स क्लियर करने के बराबर के चांसेस हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ, बस एक चीज़ जो हमारे फ़ेवर में शायद आ सकती है, वो है कॉन्फिडेंस लेवल। जैसा कि सर से बात हुई थी कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में एक कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है कि आप
कई बार रिपीटेड फेलियर्स होते हैं तो हमारा वो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है कि यार प्रीलिम्स नहीं निकल रहा, प्रीलिम्स में ही दिक्कत है या प्रीलिम्स में ही इश्यू है। तो मैं मानता हूँ कि शायद वो एक बेनिफिट हमें हो सकता है कि वो कॉन्फिडेंस रहेगा। बाकी उसके अलावा मैं कहूँगा कि सबकी स्थिति सेम ही है। जो भी आप देख रहे हैं मार्क्स आज भी टॉपर्स के भी शायद उतने ही आते हैं मॉक्स में जितने आपके आ रहे होंगे। तो आप अपनी पढ़ाई पे वो रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफिकली। उस पे आप कॉन्फिडेंस रखिए कि जो भी रिसोर्सेज़, जो भी पेपर्स आपने फॉलो किए हैं, टेस्ट दिए हैं, वो आपको हेल्प करेंगे और इस एग्ज़ाम को आपको क्लियर करवाएँगे। उसको रिवाइज़ कीजिए और उसी को प्रैक्टिस कीजिए। करेक्ट। तो फ्रेंड्स, सचिन से जो पहली बात ये समझ में आ रही है कि जैसे एक नए एस्पिरेंट्स जिनका प्रीलिम्स कभी नहीं निकला है, एक छोटा सा स्ट्रेस जो हम आज इस इंटरव्यू में बस्ट करना चाहते हैं कि जो एस्पिरेंट्स को लगता है कि यार हमारा कैसे सिलेक्शन होगा, ऑलरेडी मेंस दिए हुए लोग, सेलेक्टेड लोग भी एग्जाम दे रहे हैं, तो वो भी इस कंपटीशन में जब उनको इतना कम समय मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत आगे है आपसे। अगर आपने साल भर पढ़ाई की है तो आप इक्वल फुटिंग पे हैं। तो वो पुराने लोग जिनके कारण एक 20-25% का जो स्ट्रेस आप लेते हैं, आप बराबर फुटिंग पे हैं। इनफैक्ट इन पे भी रैंक लाने के बाद भी उतना ही बड़ा प्रेशर है। सचिन, इस इंटरव्यू में दो हिस्से में मैं बात करूंगा। एक, वो सीनियर प्लेयर्स जिनका दूसरा तीसरा है, जिन्होंने प्रीलिम्स निकाला भी हुआ है, या आप एज अ टॉपर कैसे अप्रोच करेंगे, एक ही अप्रोच रहेगी। और दूसरी अप्रोच कि लास्ट ईयर जब आपने इतना अनप्रिडिक्टेबल प्रीलिम्स आया 2023 का, उसको आपने क्वालिफाई किया और बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल था। आगे जो स्टूडेंट्स 2025 या ऑनवर्ड्स एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए भी कुछ पर्सपेक्टिव से सीख जो रहेगी। हम दो पर्सपेक्टिव से मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगा। तो आज एक पहला क्वेश्चन ये, इसके अगला क्वेश्चन ये पूछना है मुझे कि लास्ट ईयर जब आप प्रीलिम्स दे रहे थे और उसके 40 दिन पहले आपकी क्या अप्रोच चल रही थी, ये मैं उन स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ जिन्होंने साल भर तैयारी की है, अच्छे से तैयारी की है। हो सकता है एक आध दो छोटे मोटे सेगमेंट्स उनके छूटे हुए हों, लेकिन मेजरली उन्होंने कोर सब्जेक्ट्स पढ़ा है, करंट अफेयर्स पढ़ा है। तो आप लास्ट ईयर इस समय क्या कर रहे थे, क्या अप्रोच थी, और इस साल जो साल भर पढ़े हुए हैं उनको क्या अप्रोच रखनी चाहिए? तो जैसा आपने कहा कि इस एग्ज़ाम की 100% प्रिपरेशन तो कोई नहीं कर सकता। कोई ना कोई सेगमेंट तो सबका ही छूटता है। मैं अगर बताऊँ तो लास्ट ईयर जब 40 दिन बचे थे प्रीलिम्स के तो मेरा एंशिएंट और मिडीवल हिस्ट्री हमेशा से बहुत वीक रहा है। तो हुँ, कहीं न कहीं वो मेरा एक नेग्लेक्टेड पार्ट वो आखिर तक ही रहा और एग्ज़ाम में भी मैं उसके क्वेश्चन्स ही छोड़ के आया सबसे ज़्यादा। तो हुँ, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 100% प्रिपरेशन हो जाए, उतना टाइम भी नहीं रहता और आपके पास उतनी अटेंशन कैपेसिटी भी कई बार नहीं रहती कि आप पूरा कोर्स करके जाएँ। हुँ, जो लोग साल भर से पढ़ रहे हैं और इस स्टेज पे आ गए हैं, तो अब मोस्टली मेरी स्थिति ये थी कि मैं रिविज़न कर रहा था। अब ये स्टेज आ गई है कि अब कुछ नया पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हुँ, कोई नया करंट अफ़ेयर अब आप देखिए मटेरियल बहुत है मार्केट में, 4 तरह के कंपाइलेशन आ गए होंगे, ऐसा वाला कंपाइलेशन कि हाँ, इस स्पेसिफिक कंपाइलेशन, ये कंपाइलेशन, वो कंपाइलेशन। अब कुछ भी नया पढ़ने का टाइम नहीं है, अगर आप नया मटेरियल उठाएँगे, मैं मानता हूँ प्रीलिम्स से पहले अगर आप कोई मटेरियल 4 या 5 बार नहीं पढ़ के जा रहे हो, तो वो प्रीलिम्स में आप उसका आंसर गलत करके आओगे। अगर वो मटेरियल नहीं पढ़ते तो शायद छोड़ देते, नेगेटिव नहीं करते, पर वो इनकम्प्लीट तरीके से पढ़ के जाओगे तो नेगेटिव करके और आ जाओगे कि यार सुना हुआ था, देखा-देखा लग रहा है, मार ही देते हैं। तो मेरा मानना है कि आप कुछ नए मटेरियल पे तो ध्यान मत दीजिए क्योंकि मैंने भी नहीं दिया था। 40 दिन पहले आपका जो पुरानी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ कीजिए, कोशिश करिए कि और कम-कम टाइम में कितनी जल्दी आप वो बुक्स को रिवाइज़ कर सकते हैं। पेपर्स दीजिए, अब इस टाइम पे तो आपके लिए सबसे बड़ा सेवियर आपके लिए आपका मॉक टेस्ट होते हैं। यहाँ पे इश्यू ये आता है कि लोग डरते हैं। मेरे भी बहुत सारे दोस्त थे, जिनका इवेंचुअली प्रीलिम्स क्लियर भी हुआ, पर शायद मार्जिन जो भी रहा हो, पर वो डरते हैं कि मार्क्स कम आएँगे तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। मेरा भी होता था, सही बात है, मार्क्स खराब आते हैं इस स्टेज पे आके जब आप 3-4 साल दे चुके हो या आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी रही है, तब भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो मोरल डाउन होता है। पर आप उसकी वरी मत कीजिए। मॉक टेस्ट का आपका स्कोर आपके उस प्रीलिम्स के स्कोर का कोई इंडिकेटर नहीं है बिल्कुल भी। आपको अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। मार्क्स मॉक के कैलकुलेट करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मॉक्स के पेपर देना। एक लीवे आप इस पॉइंट पे आप ये ले सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपके कंटीन्यूअसली मॉक्स में नंबर कम आ रहे हैं, पेपर तो देना है। अब उसके बाद चलिए उसके मार्क्स आप मत कैलकुलेट करिए। सॉल्यूशंस तो आपको पढ़ना ही है, पेपर देना है, सॉल्यूशंस पढ़ना है, पर आप एज़ अ होल अपना
कॉन्फिडेंस आपको लग रहा है कि नहीं यार पेपर उतना अच्छे साइड पे नहीं गया है, शायद स्कोर कम आएगा, तो आप उसके मार्क्स मत कैलकुलेट कीजिए। थोड़ा इग्नोरेंस इज अ ब्लिस यहाँ पे आप कह सकते हैं। पर आपको पेपर देना है, तो अगर आपके पास 40 दिन बचे हैं, तो अगर इसको समराइज़ करें तो 40 दिन बचे हैं, तो जो पढ़ा है उसी को रिवाइज़ करें। नए मटेरियल बहुत अट्रैक्टिव, बहुत अच्छी पीडीएफ्स बन के आएँगी, मत देखना उनको। और दूसरा आपके मॉक्स देते रहो और पुराने जो हैं उनको रिवाइज़ करते रहो। करेक्ट। तो स्टूडेंट्स, दो बहुत बड़ी बात कही सचिन ने, आप लोगों ने फ्लो में सुनी। फिर से मैं इनकी दो इंपॉर्टेंट बात टेकअवेज को रिआइटरेट कर दूं। नंबर वन, अगर 4 से 5 बार किसी चीज को नहीं पढ़े हो तो एग्जाम में इट इज मोर लाइकली कि उससे आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे बजाय पॉजिटिव मार्क्स के। और आज मार्केट में अब जितनी भी नई चीजें आएंगी वो आपको, इट इज मोर लाइकली कि आप उसमें टेम्प्ट हो, आप उससे स्ट्रेस लेवल बढ़ा लो, उसे कंप्लीट ना कर पाओ, और फाइनली थोड़ा सा हाफ नॉलेज के कारण आप अटेम्प्ट करो और उल्टा निगेटिव मार्क्स लेके आओ। यानी अब नए रिसोर्स को पढ़ने से निगेटिव मार्क्स आना के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, नुकसान ज्यादा हो सकता है बजाय फायदे के, ये एक टॉपर कह रहे हैं। ठीक है, तो आपको दूसरी एक जो कंटिन्यूअस दिक्कत स्टूडेंट्स की होती है कि सर मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, और ऑब्वियसली मार्क्स नहीं आएंगे तो डिमोटिवेशन होगा। सचिन ने उसके लिए एक बड़ा रैशनल सोल्यूशन बताया कि आप टेस्ट सॉल्व कीजिए, क्योंकि उसकी अप्रोच इंपॉर्टेंट है। टेस्ट से आपको जो बेनिफिट एज अ स्टूडेंट लेना है वो लीजिए। मार्क्स जो आपको डिमोटिवेट करते हैं उसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। आप मार्क्स को कैलकुलेट मत करिए, तो टेस्ट का आप पॉजिटिव साइड रिटेन कर लेंगे और निगेटिव साइड को छोड़ देंगे। करेक्ट। तो यस। सचिन, टेस्ट से मैं पूछूंगा कि आपने कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज लगाई रही होगी लास्ट अटेम्प्ट? सर जैसे हम लोग का सर्कल था, तो कोचिंग का नाम तो इम्पोर्टेंट होता नहीं है सर। ये तो किसी ने कहीं किसी को अच्छा पेपर मिला, किसी ने सॉल्व किया, तो हमारा सर्कल ऐसा था कि वो फॉरवर्ड कर देते थे कि हाँ, ये पेपर थोड़ा रिलेवेंट लग रहा है, ये सॉल्व कर लो। ओके। कुल मिला के 4 या 5 कोचिंग जो भी हैं, मतलब मैंने मोटे-मोटे सर करीब 25 मॉक दिए थे प्रीलिम्स के पहले। तो ये 25 मॉक्स में सारे फुल लेंथ टेस्ट थे या आपने अपने सब्जेक्ट वाइज सेगमेंट वाले टेस्ट भी सॉल्व किए थे इसमें? सर ये 25 तो फुल लेंथ टेस्ट थे, मैं हम्म। जो बता रहा हूँ। उसके अलावा मैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम सेक्शनल करता था, पर वो मेरे लिए शायद उतने रिलेवेंट नहीं थे, क्योंकि मेरा एक प्रीलिम्स पहले ही क्लियर हो चुका था, तो मुझे लगता था कि शायद फुल लेंथ टेस्ट इस टाइम पे मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो हम्म। ये जो मैंने 25 तो कम से कम फुल लेंथ टेस्ट दिए थे। हम्म। और इसका एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा करता था कि अगर हमें थोड़ा एग्ज़ाम का माहौल सिमुलेट करना है, ये हम्म। सबके लिए नहीं है, जिसको जो कंफर्टेबल हो वही प्लीज़ इसको फ़ॉलो करिएगा, कि आप टाइम थोड़ा रिड्यूस कर लो। 2 घंटे नहीं मिलते एग्ज़ाम हॉल में आपको पेपर करने के लिए। डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, आपको साइन करना होता है, कुछ करना होता है, ओएमआर्स भरनी होती है, आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है, तो आप डबल थिंक करते हो हर चीज़ को। करेक्ट। तो आप उस एनवायरनमेंट को सिमुलेट करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप 90 टू 100 मिनट्स में पेपर दे लीजिए। अगर इस स्टेज पे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा है कि आपको अब नहीं, मैं कुछ नया ट्राई करता हूँ अपने प्रिपरेशन के साथ, तो एक चीज़ मैंने ट्राई करी थी कि आप 90 टू 100 मिनट्स में पेपर कंप्लीट करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप घर पे ओएमआर तो भर नहीं रहे हैं। आप बस टिक कर रहे हैं, ना वो आपको एग्ज़ाम हॉल का स्ट्रेस है। तो थोड़ा उस स्ट्रेस को सिमुलेट करने के लिए आप मॉक्स दीजिए और थोड़ा टाइम रिड्यूस करके दीजिए, ताकि आपको, और डरने वाली कोई बात नहीं है। वो मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर वाली बात है सर, कि जितना यहाँ परेशान हो जाओगे शायद वहाँ पे उतना कम होना पड़ेगा। करेक्ट। तो प्लीज़ इसको एक आप फ़ॉलो करिए, मॉक्स दीजिए। जैसे मैंने बताया, कोचिंग मैटर नहीं करता है, मोर और लेस सबका सेम मॉक होता है। बस देना ज़रूरी है और मैक्सिमम आप दीजिए। यानी सचिन, आपने मुख्य रूप से इस पिछली बार फुल लेंथ टेस्ट ज्यादा दिए थे, ज़्यादा, यस। अराउंड 25 मॉक्स। यस सर। करेक्ट। और उसमें हर बार मार्क्स कैलकुलेट करते थे, या उन मॉक्स से आप सीखते कैसे थे? व्हाट वाज योर लर्निंग अप्रोच फ्रॉम दोस मॉक्स? सर मैंने मैंने पिछले साल, मतलब जितनी भी मैंने पढ़ाई करी है सर, मैंने पूरी चीज़ मेरे पास डॉक्यूमेंटेड रही है हमेशा से। तो 2022 तक में हर मॉक में मेरा कितना स्कोर आया था, वो मेरे पास डॉक्यूमेंटेड है वो। हम्म। तो मैं इस जो भी मॉक देता था, मैं उसका स्कोर तो डॉक्यूमेंट करता ही था। हम्म। तो उससे कई बार क्या है, आपका कॉम्पिटिशन आप ही से है। आप बाहर किसी से कॉम्पिटिशन करने जाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। प्रीलिम्स की स्टेज पे तो यू हैव टू इम्प्रूव एट योर लेवल फर्स्ट। तो मैं अपने ही स्कोर से लास्ट ईयर के स्कोर से कंपेयर करता था कि लास्ट ईयर एवरेज मेरा मॉक्स में इतना चल रहा था, अभी इस साल मेरा इम्प्रूव हुआ है, तो मतलब मेरे और चांसेस बढ़ रहे हैं। करेक्ट। तो ये कंपैरेटिव स्टडी आप खुद के साथ कर सकते हो। तो मॉक्स का एक तो रोल मेरे लिए ये था। दूसरा कि
जैसा कि प्रीलिम्स भी जैसा इस साल का आया था कि आपको एक कॉन्शियस डेवलप करना है क्वेश्चन सॉल्व करने का। कि अगर मैं दिन के 50-40 क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो मुझे एक पॉइंट के बाद अगर उसके बारे में नॉलेज नहीं भी होगी, तो मैं शायद मोर इंक्लाइंड हो सकता हूँ राइट आंसर की तरफ, क्योंकि आप इतनी चीज़ें पढ़ लेते हो, इतने सॉल्यूशंस पढ़ लेते हो कि आपको 100% तो नहीं होगा, पर शायद 20% चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी जो कॉन्शियस डेवलप होती है कि हाँ यार, इसका आंसर ये हो सकता है। पता नहीं, वो उसको मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता, पर ये मैंने अपने साथ फ़ील किया एक था कि फील आप से एक इंट्यूशन आता है कि ये होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा, ये हो सकता है। तो जैसा कि वही इंट्यूशन शायद इस प्रीलिम्स में भी काम आया था कि पढ़ा हुआ तो नहीं था किसी का भी, ये तो अगर कोई बोले कि ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हुई थी, तो वो तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। मोस्टली जो चीज़ें थी वो नई थी सब लोगों के लिए। तो उस नई चीज़ में आप फिगर आउट करना कि यार ये आंसर मोस्ट प्रोबेबल लग रहा है। तो मैं मानता हूँ कि मॉक्स की यूटिलिटी मेरे लिए तो वही थी मेनली। कहीं न कहीं जैसे कुछ सब्जेक्ट्स मैंने बताया कि एंशिएंट मेडिएवल मेरे बहुत वीक थे, थोड़े नेग्लेक्टेड थे, तो मैं मॉक्स में उन क्वेश्चंस पे ध्यान दे लेता था कि हाँ, इसमें जितना एटलीस्ट जो रिलेवेंट टॉपिक्स हो रहे हैं, वो इसके साथ कवर हो जाएँ, तो वो अच्छा रहेगा। हुँ। और आपको कुछ आप जब इतने मॉक्स देते हो, तो आपको बहुत क्लियर आइडिया हो जाता है कि हाँ, ये 5-6 टॉपिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट लग ही रहे हैं। तो आप उन पे जैसे लास्ट ईयर जी20 के टॉपिक्स पे हर बार क्वेश्चन आता ही था, चेस ओलंपियाड पे क्वेश्चन आता ही था एंड चेस ओलंपियाड पे तो क्वेश्चन आया भी इवेंचुअली एग्ज़ाम में। हुँ। तो ये जब टॉपिक्स आप फिगर आउट कर लेते हो कि हाँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ हो सकते हैं। तो सर ये कुछ यूटिलिटीज़ थी मॉक के लिए मेरे लिए तो। तो आप सचिन मॉक के सॉल्यूशन को पढ़ के अलग से कुछ नोट डाउन भी करते थे या उसी में सॉल्यूशन में अपना हाइलाइट कर लिया और उसी सॉल्यूशन को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते थे? सर सॉल्यूशंस बहुत बल्की होते हैं। किसी भी आप सॉल्यूशंस देखेंगे काफ़ी बल्की होते हैं, उनको वापस से रिवाइज़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं तो जो क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करता था, क्योंकि मैं ऑफलाइन प्रिंट करवा के ही पेपर देता था, तो मैं उसी में जो की पॉइंट है, वो 2-3 पॉइंट अगर क्वेश्चन है, उसी में मैं लिख लेता था, उसी को स्टार मार्क कर लेता था। तो सॉल्यूशंस की बुकलेट अलग हो जाती थी, रिवाइज़ क्वेश्चन बुकलेट ही होती थी कि हाँ, ये क्वेश्चन गलत हुआ था और इससे मुझे ये इनसाइट मिला था। वो भी अब क्या है, लोगों को क्वेश्चन बनाने हैं, तो कई बार बहुत रैंडम चीज़ें भी आ जाती हैं, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप हर चीज़ तो नहीं रट सकते। करेक्ट। वो मैं इसलिए सॉल्यूशन बुकलेट तो फिर अलग ही हट जाती थी, जो मुझे उस 5-6 क्वेश्चन हर टेस्ट से जो मुझे लगता था रिलेवेंट है, मैं हुँ। उनको उन्हीं में क्वेश्चन पेपर में ही लिख लेता था, ताकि याद भी रहे कि हाँ, ऐसा क्वेश्चन आया था और ऐसी कुछ गलती हुई थी। सॉल्यूशन बुक पढ़ना वापस तो बहुत बल्कि हो जाता है सर, मेरे लिए तो मेरे को सही नहीं लगता था, इसलिए मैं तो क्वेश्चन पेपर में ही मार्क कर लेता था। तो ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन स्टूडेंट्स के लिए कि टीचर्स बोल दें या कोई भी बोल दे, आप भी अपने बस स्टूडेंट्स टारगेट बनाते हैं, बट कई चीजें इतना बड़ा सिलेबस है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो आप सॉल्यूशन खासकर जो सवाल आपके गलत हुए हैं, जो भी लर्निंग है, वो आप क्वेश्चन के ही बगल में स्टार मार्क करके लिख लें, सॉल्यूशन अलग कर दें, क्योंकि प्रैक्टिकली कई बार उसको बार-बार अगर आपने 25-30 टेस्ट लगाए, उसको पढ़ना टफ काम होता है। आप क्वेश्चंस देखेंगे, जो भी आपकी लर्निंग है, उसको रिवाइज कर लेंगे। जी तो सर। ये क्वेश्चन पेपर को हैंडल करने का तरीका कई लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि सर कहाँ से टेस्ट सीरीज लगाएं। तो हियर इज अ टॉपर हु इज सेइंग कि हमारा एक ग्रुप था, हम किसी भी कोचिंग का कोई अच्छा टेस्ट है हमारे पास आ गया ग्रुप में और हम उसे सॉल्व कर लेते थे, हम उसे सीख लेते थे और सॉल्यूशन की जगह क्वेश्चन पेपर में ही इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर ली और वहां से हमारा, क्योंकि रिवीजन इंपॉर्टेंट है। सचिन ने मुझे फोन पे भी जब मेरी बात हुई तो सचिन से यही कॉमन डिस्कशन हुआ कि एग्जाम हॉल तक रिटेन करना जरूरी है और सचिन का एक क्लियर फंडा मुझे समझ में आया कि एग्जाम हॉल तक रिटेन करने के लिए आपको 2 से 4 बार रिवाइज करना पड़ेगा। और क्वेश्चन पेपर की जब बात करें तो उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये है कि क्वेश्चंस को फटाफट रिवाइज कर सकते हो, पूरा सोल्यूशन नहीं कर सकते। सही बात। करेक्ट। ओके। अब दूसरी इम्पोर्टेंट बात सचिन ये है कि जैसे इस बार के प्रीलिम्स के बाद लोगों में एक अलग लेवल की घबराहट है, खासकर 2023 के बाद। तो क्या आप 2023 में सेलेक्ट होने के बावजूद 2024 के प्रीलिम्स में कोई नया सोर्स उठाएंगे, कोई नई किताबें कोर सब्जेक्ट्स के लिए उठाएंगे या स्टूडेंट्स कुछ अलग करेंगे या वैसा ही अप्रोच है, बस उसको डीप में पढ़ना है? व्हाट डिफरेंट अप्रोच शुड स्टूडेंट कीप, स्पेशली कीपिंग 2023 प्रीलिम्स इन माइंड? सर मेरे हिसाब से प्रीलिम्स इज़ ऑल अबाउट लो हैंगिंग फ्रूट्स। पेपर कुछ भी बना दें वो, हो सकता है 2024 और टफ आ जाए। कुछ भी बना दें वो पेपर, 15-20 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिल जाएँगे जो आपसे ईज़िली सॉल्व हो जाएँगे। कहीं न कहीं जो आपके कॉमन नॉलेज के होंगे या आपके पढ़े हुए रहेंगे या जो भी रहेगा।
तो सर ड्रास्टिक अप्रोच से कोई चेंज करने से मुझे तो पर्सनली कोई फ़ायदा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो भी जो पेपर था और जो हमारे साथ के लोग थे उनने बहुत अच्छा स्कोर किया है। ऐसा नहीं है कि सबका स्कोर कम हुआ है तो उसके प्रोपोर्शनली कट ऑफ भी लो हुआ है। जो करेक्ट, 75 कट ऑफ गया है वो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। आप 87 से अगर 75 कट ऑफ ले रहे हैं तो मतलब कहीं न कहीं पेपर तो टफ आया था और वो सबके लिए टफ आया था। अब इसका करेक्ट, मतलब ये थोड़ी है कि आप अपनी पूरी स्ट्रैटेजी ही चेंज कर देंगे। आप अगर आपका नॉलेज बेस है तो आप वो 75 क्रॉस कर देंगे। चाहे वो अगली बार हो सकता है और टफ आए तो कट ऑफ 65 चले जाए तो आप 65 भी क्रॉस कर देंगे। आपको ज़्यादा, क्योंकि क्या है सर, अब नई चीज़ें कई बार ये मार्केटिंग भी हो जाती है कि अब नई स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, अब इसकी ज़रूरत है, अब उसकी ज़रूरत है। वो जैसे चीज़ें तो मार्केट में एक बड़ी पिछले बार के प्रीलिम्स के बाद एक हवा उड़ गई कि भई अब तो लक्ष्मीकांत से सॉल्व नहीं हो पाएँगी चीज़ें, अब जो है बिल्कुल अलग अप्रोच है। ऐसा मार्केट में यूट्यूब पे माहौल बनाया गया जैसे मानो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स पॉलिटी जैसे बेसिक कोर सब्जेक्ट मुझे नहीं लगता कि किसी भी सीरियस एस्पिरेंट का पॉलिटी वीक होता होगा या वो उसमें अंडर परफॉर्म करता होगा। लेकिन ऐसा मार्केट में बन गया जैसे मानो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अलग करना है साइटिंग 2023 प्रीलिम्स। ऐसा कुछ आपकी नज़र में नहीं लगता आपको? सर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे यूपीएससी एक लेवलर का काम कर रहा है कि बेसिक आपका मटेरियल तो बथेड़ो है, पर आप अगर हर चीज़ तो पढ़ नहीं सकते ना। आप ट्रू, लास्ट अगर आपने, मैं तो ये बोलता हूँ सर, लोग, मैं तो चौथे, 5वें, छठा आइटम होगा अभी भी पॉलिटी में लक्ष्मीकांत ढूँढूँगा तो 4 नई चीज़ें निकल जाएँगी। करेक्ट, कि पहले जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, अगर आप उसी को कंप्लीटली अच्छे से कर पाओ। सर लास्ट ईयर की बात है, मैं क्वेश्चन कर रहा था कहीं और उसमें वो लिविंग वेज और मिनिमम वेज होता है पॉलिटी में ना अपना, यस, वो यस। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में था। हुँ, अब वो किसी मॉक में क्वेश्चन आया और मैं सोच रहा हूँ यार ये सुना-सुना सा तो लग रहा है, पता नहीं होगा कहीं से बाहर से आया होगा। हुँ, मैंने वो लक्ष्मीकांत देखी तो उसमें पीछे जो रेफरेंस होते हैं वो उसमें उसमें लिखा हुआ है, पूरी डेफिनेशन है, सब कुछ लिखा हुआ है। वो हुँ, 3 साल हो गए मुझे पढ़ते हुए, मैं मुझे उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो पॉइंट मैं अभी भी मिस कर रहा था। तो करेक्ट, मेरा मानना ये है कि जो बुक हाथ में है पहले एटलीस्ट उसको अगर आप अच्छे से पढ़ लो, तो वो कहीं न कहीं ऑप्शन एलिमिनेट करवा देगी। आप देखो स्पून फीडिंग तो नहीं हो सकती सर कि हाँ, मतलब जो पहले होती थी, यूपीएससी भी समझ रहा है उस बात को कि बच्चों ने ये बुक पकड़ ली है, तो कई बार लोगों को लगता है कि हाँ यार इससे नहीं आ रहा है, डायरेक्टली नहीं आएगा। आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, आपसे अगर डायरेक्टली पूछ लेगा तो फिर तो ईज़ी हो गया ना पेपर, फिर कट ऑफ आ जाएगा तो और बोलोगे वो कट ऑफ हाई सबके लिए चलेगी। सारे अच्छे स्टूडेंट्स कर देंगे ऐसे ईज़ी सवाल को। हाँ, तो वहीं पे आपको एज लेना है कि आप जो जो आपको अपनी नॉलेज पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, ये स्टैंडर्ड बुक मैंने पढ़ के आया था, मुझे इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखा, तो हो सकता है ये कुछ इनने रैंडम ही डाला। करेक्ट, आपको अपने उस पे प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस रखना ज़रूरी है, ना कि आप पूरी नई स्ट्रैटेजी कोई बनाना शुरू कर दो। और मैं मानता हूँ कोई भी पेपर ये लोग बनाते हैं उसमें कहीं न कहीं लो हैंगिंग फ्रूट्स तो होंगे ही, जो शायद आपको ईज़िली, आपका जो अगर स्टैटिक पोर्शन अच्छे से कवर्ड है, तो आप उससे वो सॉल्व करके प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। डेफ़िनेटली जो लोग 1 साल से इसमें स्टैंडर्ड बुक्स में अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता उनको ज़्यादा इश्यू आना चाहिए। यहाँ पे एडिशनल चीज़ सर मैंने जैसे कहा कि क्वेश्चन्स प्रैक्टिस करोगे तो वो ऑप्शन आप 2 एलिमिनेट कर पा रहे थे तो 3 कर पाओगे। क्योंकि आपको जब आपसे वो क्वेश्चन मॉक्स में बनने लगेंगे तो आपको खुद ही लगेगा यार मैंने जो पढ़ा मैं उसी से बना रहा हूँ। करेक्ट, और वही काम प्रीलिम्स में करना है। मतलब सर अब क्योंकि मैं थोड़ा-सा इसमें मैं भी ऑनेस्टली कहना चाहूँगा कि मैं आफ्टर 2020 प्रीलिम्स मैंने प्रीलिम्स ओरिएंटेड कुछ पढ़ाई करी नहीं है अब तक। उसके बाद मेंस था, फिर इंटरव्यू था। तो इसलिए मैं बहुत अपडेटेड नहीं हूँ नया कैसा ट्रेंड चेंज हो रहा है सर। पर मतलब मैं ये मानता हूँ पिछले प्रीलिम्स को देखते हुए सर 75 था, मेरा स्कोर 95 आया था। आई वाज़ 20 मार्क्स अबव द कट ऑफ वेरी ईज़िली और मतलब मैंने कोई, टॉपर के रैंक 1 के से भी प्रीलिम्स में आपका सचिन ज़्यादा स्कोर है। सर मैं मुझे आइडिया नहीं था सर, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो कोई अलग से नहीं आया था, कोई और मैंने किताब नहीं पढ़ी थी। जो मैंने बुक्स बोली हैं, मैंने उतनी ही पढ़ी थी, बस वो शायद अच्छे से पढ़ी थी और क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। तो आपको ज़्यादा स्ट्रैटेजी में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो सर प्रॉब्लम क्या होती है, काफ़ी स्टूडेंट ढूँढता है स्ट्रैटेजी, बेचने वाला दिखाता है उसको स्ट्रैटेजी, इस बीच में पढ़ाई नहीं होती कुछ। करेक्ट, करेक्ट। गेम स्ट्रैटेजी में ही चल रहा है कि हाँ भाई स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए। थोड़ा हार्ड वर्क मिसिंग हो जाता है यहाँ पे। और स्ट्रैटेजी एग्ज़ीक्यूट नहीं करना है और एग्ज़ीक्यूट नहीं एग्ज़ीक्यूशन हो में पाती, तो एक ही स्ट्रैटेजी सोर्स बनती से रहती 5 है। बार पढ़ना है और आदमी 5 बार तक का टाइम ही नहीं बचाता अपने पास पढ़ने के जी लिए। सर, क्योंकि वो तीसरी बार के बाद कुछ नया मटेरियल उठा लेगा कि हाँ, ये ज़्यादा सही लग रहा है, इसमें 2-4 पॉइंट्स एक्स्ट्रा आ गए। पहले आपका जो वो
पॉइंट्स हैं जो पहले स्टैंडर्ड बुक्स के, अगर वो तो क्रिस्प कर लो, और मैं नहीं मानता सर कोई कह सकता है कि हाँ ये तो बिल्कुल क्रिस्प है, लास्ट मोमेंट तक आप चीजें भूलोगे। 100%। आपको आखिर तक फंडामेंटल राइट्स में कंफ्यूजन होगा, आपको आखिर तक डीपीएसपी में कंफ्यूजन होगा, ये सब बहुत सब बेसिक चीजें हैं। इसमें आप कितने ही साल दे दो, वो कहीं ना कहीं एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो ही जाते हो कि यार ये क्या लिखा था इसमें, ये ऐसा तो नहीं लिखा था, ये वर्ड और इसीलिए आती हुई चीजें भी स्टूडेंट्स गलत करते हैं, जो जी सिली सर। मिस्टेक्स होती है जस्ट बिकॉज मल्टीपल रिवीजन्स नहीं है। यानी स्टूडेंट्स जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, एक टॉपर क्या कह रहा है जरा इस बात पे गौर करिए कि एग्जाम में कई बार वो ऑप्शन इस बेसिस पे एलिमिनेट करता है या टिक करता है कि मैंने थॉरोली ये बुक पढ़ी है, मेरे सामने ये नहीं आया, मैंने इतने टेस्ट पेपर्स लगाए थे, ये नहीं आया तो ये नहीं होगा। ये रिस्क एक ऐसा व्यक्ति जिसने 95 स्कोर किया है पिछले साल, वो इस बेसिस पे आंसर टिक करके आ रहा है प्रीलिम्स एग्जाम में और अच्छा स्कोर कर रहा है। यानी इस बेसिस पे टिक करने के लिए सचिन कॉन्फिडेंस की जरूरत है, और वो कॉन्फिडेंस मल्टीपल रिवीजन से ही आएगा कि मैं श्योर हूं कि ये मेरे सामने से नहीं गुजरा है तो ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, मल्टीपल रिविजन एंड प्रैक्टिस। मल्टीपल रिवीजन से आपने वो काम पहले किया हुआ है मॉक्स में कि हाँ ये मैंने 3-4 बार ये क्वेश्चंस ऐसे एलिमिनेट किए थे और सही हुए थे। तभी आप मेन पेपर में करोगे ना, आप मेन पेपर में कुछ नया तो एकदम से जाके कर नहीं सकते। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है कि हाँ, मैं कैसे वो 4 क्वेश्चंस हटाऊँ, कैसे वो 4 ऑप्शंस एलिमिनेट करूँ, 3 ऑप्शन एलिमिनेट करूँ कि तब जाके मैं इस पॉइंट पे आऊँ। इसलिए सर मल्टीपल रिविजन्स एंड प्रैक्टिस सर दोनों, मतलब अकेले दोनों का कोई रोल नहीं है। मतलब ये दोनों साथ में होंगे तभी पॉसिबिलिटी है एक अच्छे स्कोर की। ये कंबाइंड रिजल्ट आएगा। तो मैं अपनी क्लासेस में हमेशा ये सचिन बोलता हूँ कि इस एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आसान सवाल गलत ना करना, बजाय वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई फाई सवाल सही करना। बिल्कुल कई सर, ये स्टूडेंट सबसे एक्यूरेट पॉइंट यही है सर कि जो जो सब कर रहे हैं ना वो गलत नहीं करना है। जो हमें सब सभी कर रहे लोग हैं यही उसे बोल गलत रहे नहीं थे करना। कि मतलब जो सब सही करके आने वाले हैं ना, अगर लक्ष्मीकांत से सवाल आया ना तो टॉपर सही करेगा, तुम्हें भी करना है, सिंपल सी बात है। अगर तुम नहीं करोगे तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सवाल का कोई मतलब नहीं है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो सचिन इस पे चूंकि ये टॉक अगले साल और उसके बाद के एस्पिरेंट्स के लिए भी है, एक छोटा सा ट्रेडिशनल सवाल टॉपर्स सुन से जरूर सुनना चाहते हैं, खासकर एक ऐसे स्टूडेंट से जिसने नीट भी क्रैक किया हुआ है, यूपीएससी भी, प्रीलिम्स में टॉपर से भी ज्यादा नंबर पाया है। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते थे, कितना टाइम देते थे और उसके बेनिफिट्स कैसे एक्सट्रैक्ट करते थे? एक क्विक रिव्यू चाहिए स्टूडेंट्स के लिए फ्यूचर के, सर थोड़ा-सा ये वो और ऑनेस्ट। कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा क्योंकि सर मैं बहुत रेगुलरली न्यूज़पेपर फॉलो करता नहीं था। कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनली नहीं करते थे तो मुझे लगता है 90% लोग नहीं कर पाते हैं। तो कैसे हैंडल किया? कम से कम स्टूडेंट्स को ये भी पता चले कि भाई न्यूज़पेपर में इरेगुलरिटी हो जाती थी, टॉपर्स भी ह्यूमन होते हैं, उनसे भी छूटता है। जो बच्चे कई बार मैं देखता हूँ इतना स्ट्रेस में रहते हैं कि पेपर छूट रहा है, उसके बाद भी सिलेक्शन होता है, वो गेम का एंड नहीं है। तो सचिन अगर आपसे भी छूटता था तो कैसे इस पूरे सिनेरियो का करंट अफेयर्स को मैनेज करते थे? आई वुड रियली लाइक टू हियर इट फ्रॉम सर यहाँ पे मैं मानता था कि कोचिंग वालों ने इतनी बड़ी-बड़ी टीम्स लगा के रखी हैं जो आपके लिए करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन बना रहे हैं। तो ये एक पॉइंट है जहाँ आप उनको यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी एक कोचिंग का, जैसे मैं पर्सनली किसी एक कोचिंग को मैंने पकड़ लिया था कि हाँ, अब इसके मंथली अफेयर्स मैं पढ़ूँगा। यू। और उसको बट रिलीजियसली पढ़ा था कि अगर मैं यहाँ पे मेरा लैक हो रहा है कि शायद मैं न्यूज़पेपर्स में इतना फ्रीक्वेंट नहीं हूँ, हुँ, तो एटलीस्ट जो मैं ये करंट अफेयर की बुक्स होती हैं, इनको मुझे बहुत थॉरो रहना है। हुँ, थॉरो एज़ इन जैसा मैंने कहा कि 4 से 5 बार अगर आप उनको 3 से 4-5 बार रिवाइज़ नहीं कर रहे हो, तो फिर वो भी याद नहीं रहेगा। करेक्ट, तो ज़रूरी नहीं मेरे हिसाब से सर इंटरव्यू जो न्यूज़पेपर का सबसे ज़्यादा काम होता है, वो इंटरव्यू में आता है। करेक्ट, जब आपसे वहाँ पे उस टाइम मैं 2 न्यूज़पेपर से डेली पढ़ता था विदाउट फेल, कि क्योंकि वहाँ पे आपको दैट इज़ द फर्स्ट प्लेस जहाँ पे कोई एग्ज़ामिनर आपसे किसी टॉपिक पे आपका ओपिनियन पूछेगा। करेक्ट, तो आपके लिए वहाँ पे एक ओपिनियन बनाना तब ज़रूरी है, और वो ओपिनियन तब बना पाओगे जब आप बहुत थॉरो हो उस इवेंट के साथ, उसकी टाइमलाइन आपको क्लियर हो कि हाँ, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। प्रीलिम्स में कोई आपका ओपिनियन नहीं पूछ रहा, करेक्ट। मेंस में कोई आपका ओपिनियन नहीं पूछ रहा। मेंस में आपको प्रोस एंड कॉन्स लिखने हैं, वो भी आपको बहुत ईज़िली अवेलेबल कहीं से मिल जाएँगे। हुँ। मेरे लिए पर्सनली न्यूज़पेपर शायद उतने मेरे को कंफर्टेबल नहीं रहता था, तो मैं कोचिंग के कंपाइलेशंस जो करंट नहीं, अफेयर्स। मुझे ऐसा लगता है आज इस इंटरव्यू से मुझे ये मिथ भी बस्ट करनी है। कई चीज़ें हम समाज के दबाव में जैसे करते हैं, न्यूज़पेपर का भी एक सामाजिक दबाव बन गया है जैसे। जी सर।
कि ऐसा स्टूडेंट में भर गया है, इतने यूट्यूब चैनल, इतने कंपाइलेशन, इतनी चीजें हैं कि स्टूडेंट में एक जो भय पैदा कर दिया गया है कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो तो जैसे मानो उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए 10-15 और सोर्सेस पढ़ने पड़ेंगे। जबकि हियर इज अ पर्सन हु हैज स्कोर्ड आउटस्टैंडिंग इन प्रीलिम्स, एंड आई वुड लाइक सचिन टू टेल ऑल द व्यूअर्स कि सचिन के आउटस्टैंडिंग मार्क्स हैं इंटरव्यू में। सचिन, इंटरव्यू में आपको कितना मिला है? 790 था सर मेरा स्कोर। 190 मार्क्स सचिन को मिला है, और प्रीलिम्स में 95 स्कोर करने वाला, इंटरव्यू में 190 स्कोर करने वाला व्यक्ति खुद कह रहा है कि भाई मुझसे भी न्यूज़पेपर डेली हैंडल नहीं हो पाता था। तो ऑल स्टूडेंट्स आउट देयर, अगर आपसे भी छूटता है तो नथिंग टू वरी, उस स्ट्रेस में बाकी पढ़ाई चौपट मत कर लो, अच्छे अच्छे स्टूडेंट से वो छूट जाता है। बट द टेक अवे इज ही इज व्हाट इज द सक्सेस फॉर्मूला ऑफ सचिन, की ही इज वेरी क्लियर कि जो छूट रहा है या जो कॉन्शियसली छोड़ देना है वो छोड़ देना है, लेकिन जो पढ़ना है वो 2 से 3 बार पढ़ना है, और उसके बाद इधर उधर नहीं देखना है। इन्होंने एक सोर्स को पकड़ा, उसको 3 से 4 बार पढ़ा, एंड ऑब्वियसली इट वर्कड, इनकी 209 रैंक है। तो आई थिंक करंट अफेयर्स के लिए। अच्छा सचिन, इसके अलावा जैसे एक मैगजीन, न्यूज़पेपर वाले पॉइंट में एक पॉइंट ये है सर कि हम्म, मैं मानता हूँ कि सर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी चीज में 1 घंटा 2 घंटा दे रहे हो तो यू हैव टू इंश्योर कि आप उसमें से मैक्सिमाइज कर रहे हो अपना स्कोर। मुझे करेक्ट, लगता था कि मुझे 1 डेढ़ घंटा न्यूज़पेपर पढ़ने में लग रहा है और अगर मैं उसके नोट्स नहीं बना रहा हूँ तो वो किसी काम का नहीं है मेरे, क्योंकि कुछ याद नहीं रहने वाला है। अगर मैंने पढ़ लिया उसको एक न्यूज़पेपर की तरह और बस वो अगर मैं सोचूं कि वो मैजिकली मेरे को एग्जाम में याद आ जाएगा तो वो तो नहीं होने वाला है। तो जब तक उसके नोट्स आप नहीं बनाओगे डिलीजेंटली तो वो भी किसी काम का नहीं। और मुझे ऐसा लगता था इसमें मेरे 1 से 2 घंटे लग रहे हैं डेली के। 1 से 2 घंटे शायद मैं प्रीलिम्स के स्टेज पे आके या 2 महीने पहले मैं शायद क्वेश्चन सॉल्विंग में वो टाइम देना चाहूँगा इंस्टेड ऑफ कि मैं यहाँ बैठ के न्यूज़पेपर पढूँ। तो सर ये एक अप्रोच और ये सर डिफरेंट है सर। वी हैव सीन एवरी काइंड ऑफ पीपल जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते थे वो भी हुए हैं, जो नहीं पढ़ते थे वो भी हुए हैं। तो ये तो आपको समझना है कि आप अपने 2 घंटे के साथ कितना जस्टिस कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मैं बहुत जस्टिस कर रहा हूँ, यार ये 2 घंटे तो मैंने मतलब इससे मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रही है और मैं शायद इसको याद रख सकता हूँ, तो गो फॉर इट। सबका सबको अलग तरीके से नॉलेज मिलने का सर सोर्स होता है। किसी को मैगज़ीन से कंफर्टेबल होता है, किसी को न्यूज़पेपर से कंफर्टेबल होता है, पर किसी के दबाव में आके कि यार सिर्फ़ यही सिर्फ़ यूपीएससी के एग्ज़ाम है सर जिसकी कोई एक स्ट्रैटेजी है ही नहीं। सबकी दैट इज द अपनी बिगेस्ट स्ट्रैटेजी थिंग, है, तो यस। अगर ज़रूरी नहीं है कि कोई एक से हो गया है तो दूसरा भी उसी से हो जाएगा। सर दूसरा नहीं होगा उससे मतलब वो हर इंसान को अपनी स्ट्रैटेजी खुद ही डेवलप होती है ओवर द टाइम और आपको उसी को कॉन्फिडेंस के साथ स्टिक करना है कि अगर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ न्यूज़पेपर, नहीं पढ़ रहा, ठीक है, मैं कॉन्शियसली नहीं पढ़ रहा, पर अब इसका जो अल्टरनेटिव है मैं उसको अच्छे से करूँ। तो ये स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, ये स्ट्रॉन्ग फेथ होना और ये स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना, ठीक है न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा हूँ फिर भी हो जाएगा। जी सर। और इंटरव्यू में जहाँ मस्ट है वहाँ पढ़ना भी है, पढ़ भी लेंगे, कोई जी दिक्कत सर, नहीं। बिल्कुल सही बात है सर। क्या सचिन, मैं मतलब हमारे समय से मैं आपको अपडेटेड मानता हूँ और हमेशा नए स्टूडेंट से मैं अपडेट होना चाहता हूँ। तो क्या एक ऐसा स्टूडेंट जो 2025 या 26 में इंटरव्यू दे रहा है, क्या उसको ये कहा जा सकता है कि भाई तुम होल हार्टेडली रिलीजियसली अगर एक मैगजीन फॉलो कर लो और उसके ऊपर एक लिमिटेड टाइम में, क्योंकि आपने सचिन कहा टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोई स्टूडेंट अगर 40-45 मिनट्स में न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ले ओपिनियन फॉर्मेशन के लिए, बकायदा नोट्स बनाने की जगह 2-4 अगर कोई फॉर्डर पॉइंट्स मिलते हैं, डेटा पॉइंट्स मिलते हैं, उसको बस नोट कर ले और 45 मिनट्स में जो हो जाए, नहीं तो छोड़ दे। लेकिन एक मैगज़ीन को थॉरोली पढ़ ले, तो क्या ये ठीक स्ट्रैटेजी रहेगी किसी के सर लिए? बिल्कुल सही रहेगी सर, बहुत सारे लोग करते हैं मेरे साथ। अब जब हम जब अभी जो जिनका सिलेक्शन हुआ कैंडिडेट्स का, हम लोग बात करते हैं आपस में एक-दूसरे की स्ट्रैटेजी की। तो हुँ, हैं सर, अभी भी हैं मेरे दोस्त जो सिलेक्टेड हैं, आज भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उनको उसमें कंफर्टेबल लगता है तो इट्स गुड इनफ। पर मुझे ऐसा पता है जैसा आपने कहा कि दे शुड नो कि हाँ भाई कितने टाइम किस चीज़ को देना है और क्या नहीं करना है और क्या करना है। वो सर इंडिविजुअल हो सकता है इसमें। आई एम नो वन टू कमेंट ऑन एनीबॉडीज़ स्ट्रैटेजी। मतलब आपका बिल्कुल सही पॉइंट है कि जो भी कर रहे हो उसमें मैक्सिमाइज़ करो और मतलब मिनिमम टाइम में मैक्सिमम अगर आप फ्रूटफुल उसमें से कुछ निकाल सकते हो तो उसको एम रखना है। मैगज़ीन्स पर्सनली मैं मानता हूँ कि सर एसेंशियल तो हैं। मतलब काफ़ी अच्छा उसमें नॉलेज गेन होता है। एक आपका ये नहीं कि सिर्फ़ करंट का, उसमें कई बार स्टैटिक की चीज़ें भी होती हैं, तो आपका स्टैटिक का भी साथ में रिविज़न होता है। आपको थोड़े रिलेवेंट करंट टॉपिक्स जो हैं, तो आप जब स्टैटिक पढ़ते हो, तो आप उसको ज़्यादा फ़ोकस कर लेते हो कि हाँ, अब जैसे लास्ट ईयर प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हो रहे हैं, तो आपको पता है इलेक्शंस हैं इस साल,
तो आपको पता है कि इलेक्शंस पे मुझे अब थोड़ा स्टैटिक में भी ज़्यादा ध्यान देना है कि शायद हाई प्रोबेबिलिटी है कि उससे कोई क्वेश्चन आए। प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हुए, आप जैसे वॉर्स होते हैं तो रशिया यूक्रेन की जो टेरिटरीज होती हैं मैपिंग में वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो आपको बस ये पिक करना है कि इम्पोर्टेंट चीज़ें चल क्या रही हैं और फिर उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब वो आप कैसे भी करो, आप पेपर से करो, वो आप मैगज़ीन से करो, जैसे भी करो। मेरे को कंफर्टेबल मैगज़ीन लगता था तो मैंने उसको फ़ॉलो किया। बाकी आप जो कह रहे हैं वो भी एक अच्छा तरीका है कि उसमें भी अच्छा, अगर इसके मैक्सिमम अलावा सचिन करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए मैं देख रहा हूँ बच्चे कितनी जगह भाग रहे हैं कि वो अपना मेन जो कोर स्टैटिक सब्जेक्ट है उसको ही पढ़ना भूल जा रहे हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज कर ले रहे हैं। तो इसके मैगजीन के आप न्यूज़पेपर पे रेगुलर थे नहीं, आपने होली सोली मैगजीन पे पढ़ाई पे फोकस किया, उसको बहुत स्ट्रांगली किया। इसके अलावा कोई सोर्स जो करंट अफेयर्स का आप फॉलो करते थे साल भर? नहीं सर, नहीं है ज़रूरत सर, कोई बिल्कुल भी पीआईबी ज़रूरत नहीं? नहीं सर, कोई ज़रूरत नहीं सर। कोई और कोई भी सोर्स, वेबसाइट्स, कोचिंग की और कहीं कुछ भी नहीं, सिर्फ एक जगह से आपका सारा काम हो गया, सारी नीड्स पूरी हो गई? सर टाइम बहुत लिमिटेड है। टाइम बहुत लिमिटेड है। तो स्टूडेंट्स, टाइम बहुत लिमिटेड है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ तो स्टूडेंट्स यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी देख के टाइम गवा दे रहे हैं, 5 सोर्सेस की बात सुन सुन के फ्रस्ट्रेट और टेंस्ड होके टाइम गवा दे रहे हैं, पढ़ाई कब करेंगे वो? तो आई थिंक करंट अफेयर्स के लिए अब मुझे नहीं लगता किसी को 10 5 15 वीडियोस देखने की जरूरत है। क्लैरिटी आ गई होगी करंट अफेयर्स कैसे किसी व्यक्ति ने सिर्फ एक सोर्स से अच्छा खासा तीनों स्टेजेस को मैनेज कर लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। और और मैं आप व्यूअर्स को ये बता बता दूं, रहा हूँ कि सचिन मैंने का बहुत ही डिफिकल्ट ऑप्शनल था एक तरह से, वो था मेडिकल साइंस। और उसमें सचिन का जो स्कोर है वो एक नॉर्मल स्कोर है, आई थिंक 260 के आसपास है सचिन, राइट? 261 261 है। अगर यही सचिन को 30 नंबर 25 नंबर किसी ट्रेडिशनल ऑप्शनल की तरह और ज्यादा मिले होते, आई थिंक कि अंडर 50 रैंक आ सकती है सचिन यस, आराम से। यस यानी इन सचिन की अंडर 50 रैंक ना आने में मुझे लगता है कि मेडिकल साइंस में थोड़ा कम नंबर रहना ही वो है। इसका कन्वर्स ये हुआ कि जीएस में ही हैज परफॉर्म्ड वेल। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जीएस में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और तीनों स्टेजेस इनकी मैनेज हो गई हैं, यानी कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। जी सर। तो अ, सचिन, अब एक सवाल जहां से ये बात इंटरव्यू का आइडिया शुरू हुआ था कि आपने कहा कि मुझे भी उतना ही डर लग रहा है, सारी स्ट्रेटेजी के बाद मैं दुनिया को स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ बट मैं खुद टेस्ट सॉल्व किया। सचिन ने टेस्ट सॉल्व किया। सचिन, कितने मार्क्स आए आपके मॉक टेस्ट में जो उस दिन बात हुई हमारी? तो 60 नंबर आए थे सर। 60 मार्क्स। ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट के भी, ऐसे मेहनती, ब्रिलियंट से भी ज्यादा वर्ड मैं सचिन की मेहनत को कहूंगा। ही हैज रियली वर्कड वेरी हार्ड। 5 साल एक ऐसा व्यक्ति जो एम्स से एमबीबीएस किया हो, वो अपने करियर में कहां से कहां जा सकता था, लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना बहुत डिफिकल्ट है। और सचिन ने ज्यादातर मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द जो पढ़ाई की अपनी, वो सेल्फ स्टडी घर में 4 दीवारी में बंद होके, बस कुछ चुनिंदा दोस्त मुझे लगता है सचिन का सपोर्ट सिस्टम थे, जिनके साथ डिस्कशन के साथ। सचिन, इस पूरी जर्नी में सपोर्ट सिस्टम क्या था आपका? मतलब व्हाट एक्चुअली वर्क, मतलब कैसे इतनी लंबी जर्नी सस्टेन किया आपने? सर भगवान की दुआ से घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं हम्म। और कुछ अच्छे दोस्त बना लिए थे जिंदगी जो में। यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे? नहीं, कर भी रहे थे और कुछ नहीं भी कर रहे थे। ओके। कई बार सर मैं मानता हूँ कि अगर हम उन्हीं-उन्हीं लोगों से बात करते हैं जो सिर्फ़ इस प्रिपरेशन में लगे हुए हैं सर, तो कहीं न कहीं एंग्ज़ायटी और बढ़ भी जाती है कि एक ही एक चीज़ों पे बात हो रही है। कई बार एब्सोल्युटली। आपको ऐसे लोग चाहिए जिससे आप कुछ इस टॉपिक से हट के कहीं आपको किसी से बात करनी हो तो आप बात कर सकें। तो फॉर्च्यूनेटली मेरे पास थे कुछ लोग, तो मैं मानता हूँ कि ज़्यादा आप सोशलाइज़ तो नहीं कर सकते हो। अब नए दोस्त बनाने का टाइम नहीं है कि आपको लग रहा हो कि आप प्रिपरेशन में नए दोस्त बनाओगे तो वो मत करो प्लीज़। जो भी आपका एग्जिस्टिंग सपोर्ट सिस्टम है, जो भी या तो आप पेरेंट्स के साथ बात करने में कंफर्टेबल हो या आपके फेलो एस्पिरेंट्स हैं या आपके कोई पुराने स्कूल के दोस्त हैं, उनसे टच में रहिए। आप ये तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि हाँ, रोज़ जाके मिलिए या वो करिए। मिला तो मैं लोगों से साल-साल भर नहीं था। पॉइंट ये है कि एक कई बार बस कोई है, आपको पता है कि हाँ, ये दोस्त है मेरा, अगर इसको मैं फ़ोन करूँगा तो मेरा स्ट्रेस जो है वो खत्म हो जाएगा। कई बार वो बिलीफ ही हो ना तो आपका काफ़ी हद तक स्ट्रेस मैनेज में रहता है। हम्म। और अच्छे फेलो 2-3 मेरे दोस्त थे जो साथ में तैयारी भी कर रहे थे। तो और मैं मानता था कि शायद उनका डेडिकेशन मेरे से ज़्यादा ही था, कम तो बिल्कुल भी नहीं था।
तो आपको पता है कि अगर ऐसा कोई बंदा है, वो भी सेम सिचुएशन में गुज़र रहा है, तो आपको कई बार नॉर्मलाइज़ फ़ील होता है कि हाँ यार, सामने वाले की भी मॉक में स्कोर कम आए। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर ऐसे ही एग्ज़ैक्टली ये तो सर इस साल का स्कोर तो चलो ठीक है, मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, मतलब पढ़ा नहीं था, ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसलिए कम आया। सर एग्ज़ैक्टली 1 साल पहले भी एक मॉक दिया था मैंने। अ, आज से च प्रीलिम से 40 दिन पहले ही, उसमें और काफ़ी रेप्यूटेड कोचिंग का था, काफ़ी अच्छा पेपर था, उसमें मेरा स्कोर 60 बनाया था। हुँ। तो मेरे लिए तो बहुत ही एक उस टाइम थोड़ा वो हो गया था, स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो गई थी कि यार उसके पिछले साल मैंने प्रीलिम्स 104 नंबर से निकाला था। हुँ। तो यार 104 के बाद मैं वापस यहाँ 61 पे कैसे आ गया विद मोर प्रिपरेशन। तो उस टाइम फिर मैंने अपने 1-2 फेलो एस्पिरेंट्स को फ़ोन किया। मैंने कहा यार तुम्हारे साथ हुआ है क्या कभी ऐसा? तो एवरीवन सेड हाँ, एक आध पेपर तो फँस ही जाता है ऐसा। ये होता ही है, ये मतलब ये होता ही नॉर्मल है। बात एक अच्छे दोस्त ने बताया हाँ, कि ये हमारे साथ भी हुआ है, होता है, हाँ। नॉर्मल सी बात है। तो अगर वो ये नहीं बोलते कि हमारे साथ भी हुआ है, तो शायद मैं बहुत टेंशन में आ जाता उस टाइम कि यार ये तो बहुत एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गया, ये क्या हो गया? हुँ। तो यहाँ पे सर मैं बोलता हूँ कि ऐसे लोगों का होना और शायद ये काफ़ी अच्छा एक स्ट्रेस बस्टर और एक वो हो सकता है। आप बाहर की दुनिया में ज़्यादा तो नहीं जा सकते ऑब्वियसली, क्योंकि आपकी जर्नी एक बहुत अलग होती है यूपीएससी एस्पिरेंट की, जो आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी बाहर एक नॉर्मल लाइफ जो जी रहा है। यहाँ पे हमारा एक साइकिल में हम हैं और हमारी लाइफ उस साइकिल के हिसाब से ही चलती है कि हमें हमें पता है कि अब अगली बार फ्री हम अक्टूबर में होंगे। करेक्ट, चाहे सितंबर बीच के जितने महीने हैं, चाहे कोई मौसम आ जाए, कुछ आ जाए, अगली बार हम बाहर निकलेंगे अक्टूबर में। करेक्ट। तो ये उस साइकिल में आपको ऐसे लोग हों तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है सर। सचिन, एक सवाल, वही ट्रेडिशनल घिसा-पिटा, बट सिंस यू हैव स्कोर्ड आउटस्टैंडिंग इन प्रीलिम्स, तो मैं, जैसे रैपिड फायर होता है, मैं हर सब्जेक्ट के आपके नज़र में मस्ट रीड 3 सोर्सेज़ क्विकली, ये 2025-26 के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 3 सोर्सेज़ या मस्ट रीड सोर्सेज़ फॉर एवरी सब्जेक्ट, रैंडम जो होता है, रैपिड फायर। तो फॉर पॉलिटी, सर लक्ष्मीकांत एंड लक्ष्मीकांत की एक एमसीक्यू बुक भी आती है, वो भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो चैप्टर वाइज़ अगर किसी को प्रिपेयर करना है तो वो भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा एंड फिर करंट की जो भी आप मैनुअल्स पढ़ रहे हैं उसके साथ। ज्योग्राफी, सर एनसीईआरटी सर, एनसीईआरटी से ऊपर कुछ नहीं है प्रीलिम्स के लिए सर, मतलब वो बेस्ट है सर, मतलब सब है उसमें। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी में सब है। सब है सर, 11th-12th एनसीईआरटी ब्रिलियंट बुक। सफिशिएंट है। जी सर? 11th-12th एनसीईआरटी हाँ, 11th-12th सफिशिएंट है। एनसीईआरटी सर, 11th-12th एनसीईआरटी। और जीसी लियोंग का कोई वो रेफरेंस? जीसी लियोंग का मेंस में रोल मेरे को बेटर लगा था। हाँ, इसमें प्रीलिम्स में उतना मुझे बेनिफिट नहीं लगता जीसी लियोंग का। जीसी लियोंग मैंने पढ़ी थी, पर वो मैंने मेंस के हिसाब से पढ़ी थी एंड उसके नोट्स जो थे वो मेंस ओरिएंटेड थे। तो ठीक। अगर आप उसको फॉर प्रीलिम्स आप फॉर टाइम बीइंग आप उसको स्किप कर सकते हो, पर बुक अच्छी है, मेंस में तो आपको पढ़नी है, तो अगर पहले पढ़ लो तो और अच्छी बात है। पर प्रीलिम्स के जहाँ लिए पे लक्ष्य लगे कि एनसीईआरटी में कहीं लैंग्वेज में इश्यू आ रहा है, समझने में थोड़ा-मोड़ा अगर वो साथ में कोरिलेट हो सके तो उसको कर सकते हैं, बट हाँ, मेन यूटिलिटी उसकी मेंस में है। मेंस में है, क्योंकि वो उस तरह के क्वेश्चन थोड़े लंबे वाले मेंस में आप अच्छे से फ्रेम कर सकते हो आंसर्स उसके। साइंस एंड टेक आपके क्या सोर्सेज़ रहे? सर करंट अफेयर्स। सर मैगज़ीन, बैकग्राउंड बैकग्राउंड पूरा साइंस का था, तो मुझे कभी ऐसा नीड नहीं लगा कि कुछ जाके मैं एक्स्ट्रा पढूँ। हुँ, अ, मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल साइंस टेक के क्वेश्चंस में ही रहता था, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि मैक्सिमम जैसे बायो के क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे लास्ट ईयर अपने मलेरिया वाला एक वो अनीमिया मुक्त भारत पे क्वेश्चन आया था, ये सब आया था, तो ये थोड़े हमारे डोमेन के क्वेश्चंस हैं, तो मैं कंफर्टेबल रहता था इनमें। तो साइंस एंड टेक स्पेस से जब बहुत चीज़ें आती हैं, तो वो सब करंट में कवर हो जाता है। मुझे करेक्ट। नीड नहीं लगा। करंट एंड फिर आप जो मॉक्स दे रहे हो, तो उसमें आपका नॉलेज तो साइंस एंड टेक एक्सपैंड हो के जाए। लिए यानी करंट एंड मॉक्स, दैट्स इट। सर ये मैं अपने लिए बता रहा हूँ, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड था। मतलब हुँ, हुँ। ऑब्वियसली ये लोगों को अपने हिसाब से दे हैव टू, अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, तो आपको कहीं न कहीं शायद और सोर्सेज़ का यूज़ करना बैकग्राउंड नॉलेज के लिए कोई सोर्स या कोई हाँ, एक वो चीज़ पढ़ सकते करनी हैं। चाहिए। कोई ऐसा मेरा सोर्स आपकी नज़र बैकग्राउंड ही में है? पूरा ये था। कोई ऐसी रिकमेंडेशन है साइंस एंड टेक की, या वो बच्चों के लिए छोड़ दिया जाए? सर मैं जो चीज़ मैं यूज़ नहीं करी, मैं रिकमेंड करेक्ट, नहीं करना चाहता नहीं, बिल्कुल भी। बिल्कुल, तो बिल्कुल ठीक बात है। एनवायरनमेंट, सर एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस से एक स्टैटिक के नोट्स बना लिए थे। हुँ, तो अब वो पूरी बुक बार-बार पढ़ने का तो कोई सेंस नहीं था, तो मैंने जो-जो टॉपिक्स मुझे इम्पोर्टेंट लगे, मैंने उसके स्टैटिक का इकोलॉजी जैसे पार्ट हो गए कि वो स्पीशीज़ वगैरह पे क्वेश्चन आता है, हुँ, तो उसके मैंने नोट्स बना के एक बार रख लिए थे। हुँ, उसी को रिवाइज़ करता था और फिर उसके साथ करंट में जो भी आप मैनुअल पढ़ रहे हो, तो एनवायरनमेंट पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि करंट बेस्ड ज़्यादा हो गया है।
तो उसके लिए आपको ज्यादा शंकर वाले क्वेश्चंस एग्जॉस्ट भी हो गए, अब कम आने होनी लगे, चाहिए, बहुत ही आपको कम स्टैटिक आ रहा है। स्टैटिक आना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा है ना कि अगर वो आया तो जो पढ़ के आया है वो सॉल्व कर लेगा, वो आपका मिस नहीं होना चाहिए। मतलब स्टैटिक के क्वेश्चन जो आते हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, अगर एनवायरनमेंट के आते हैं कि कीस्टोन स्पीशीज पूछ लिया, अम्ब्रेला स्पीशीज पूछ लिया, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ये सब टर्म्स आपके नॉलेज में होने चाहिए। करंट आपसे मिस हो जाए तो एक बार का माफी है, पर स्टैटिक वाला पोर्शन नहीं मिस होना चाहिए आपसे बिल्कुल भी। तो यानी मैंने स्टैटिक छोड़ के नहीं जाना है, हाँ, लेकिन अब करंट सिनेरियो में करंट पे ज्यादा ध्यान देना है। हाँ, और यानी एनवायरनमेंट का कंक्लूजन ये है कि एक बुक, इट कैन बी शंकर और पीएमएफ एनी व्हाटएवर बुक, स्टूडेंट इज स्टडीइंग, एनी बुक। एक बुक, और अच्छा होगा कि उसके नोट्स बना लें, और ये खासकर जिनके पास टाइम है। और अगेन, एक सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स एंड मॉक टेस्ट, उससे जितना एक्सट्रैक्ट कर लिया, जितना सीख लिया, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। 10 जगह भागने की जरूरत नहीं है। तो एनवायरनमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, सोर्सेस पॉलिटी। मैं इसलिए एक-एक, दो-दो ही बता रहा हूँ आपको कि सर उतनी ज़रूरी है, मतलब मुझे नहीं लगता कि वो 3-4 सोर्सेस कन्फ्यूज़न हो जाता है सर, उतना 3-4 समझना मुझे नहीं नहीं है। लगता कोई पढ़ भी सकता है और उसको एक बार नहीं भी सर, रिवाइज कर सकता है, जब असंभव है ये, कंसंट्रेट नहीं किया तो फिर कोई मतलब नहीं है सर। कोई मतलब नहीं। व्हाट अबाउट इकोनॉमी? सर इकोनॉमी में मैंने मृणाल सर का कोर्स लिया था एंड अच्छा, उन्हीं के नोट्स को फिर फॉलो किया था। वो हर साल अपना उसमें अपग्रेडेशन भी देते रहते हैं। कोई बुक अ, भी पढ़ी है आपने इकोनॉमी की? नहीं, नहीं सर, उनके नोट्स तो मोर देन सफिशिएंट थे मेरे लिए। अच्छा, ओके, वो उससे आपका काम हो गया, और बाकी वही करंट अफेयर्स सेम, बाकी सारी कहानी सेम। सेम सर, करंट तो आप सर मैगज़ीन्स में सब रहता ही है सर, वो तो मतलब जो भी उसमें काफ़ी स्टैटिक का पार्ट भी रहता है, पर अब ये जो कोर सब्जेक्ट्स हैं इनके लिए तो आप सिर्फ करंट पे रिलाई नहीं कर सकते, इनको तो आपको स्टैटिक भी अ, मनी मार्केट से क्वेश्चन आ जाता है, कुछ ना कुछ तो आता ही है सर उन सब चीज़ों से जो आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स होते हैं, तो अच्छा वो सचिन, मेरे एक और तो हमने स्टूडेंट्स के लिए करंट अफेयर्स की मुसीबत सॉल्व कर दी है, हमने सोर्सेज की बातें कर ली है, हमने स्टूडेंट एक टॉपर का जो डर होता है स्कोर करने का टेस्ट सीरीज का, वो बात कर ली, टेस्ट सीरीज से कैसे फायदा लेना है वो बात कर लिया, सपोर्ट सिस्टम क्या है वो बात कर लिया। एक छोटी सी बात कि स्टूडेंट्स के प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, एक और सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, जो है प्रीलिम्स में। सर सबसे पहले तो पॉलिटी आता है, क्योंकि वो हमारा सबसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट भी होता है एंड बारिंग लास्ट ईयर उसके पहले काफ़ी क्वेश्चंस आते भी थे डायरेक्ट, जो हम्म, हम लोग सॉल्व कर पाते थे। तो पॉलिटी और इकोनॉमी मैं मानता हूँ कि सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए, कि ये दोनों सब्जेक्ट्स तो आपके एकदम टिप्स पे होने चाहिए। उसके बाद सर मॉडर्न हिस्ट्री ऑब्वियसली, मॉडर्न हिस्ट्री मैं मुझे अपनी स्ट्रेंथ लगता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि उसमें से भी क्वेश्चन येस और नो टाइप का आएगा, या तो बनेगा या तो नहीं बनेगा। उसमें करेक्ट। कन्फ्यूजन के चांसेस कम होते थे। हम्म, उसके बाद सर एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक, मेरे लिए लीस्ट प्रायोरिटी पे एंशिएंट एंड मेडिवल होता था, क्योंकि मेरा वीक भी था और हम्म, मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो होता है किसी सब्जेक्ट में, वो सबसे लीस्ट मुझे इसी में लगता था कि अगर मैं इसमें टाइम दे भी दूँ, हम्म, तो भी देयर इज़ अ गुड चांस कि मैं वो गलती करके आऊँगा। पर हम्म, सर पर इसमें एक और चीज़ है सर, जो मैंने शायद पहले 2-3 अटेम्प्ट में गलती करी थी, कि मैं ये सोच के मैं सब्जेक्ट छोड़ ही देता था। हम्म, कि और मेरा प्रीलिम्स क्लियर भी नहीं हुआ उस चक्कर में, कि यार इससे नहीं, ये तो नहीं पढ़ना है। पर उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि देखो बेसिक तो पढ़ना ही पड़ेगा। करेक्ट। कोई एक एनसीईआरटी या कुछ एंशिएंट मेडिवल की आप पढ़ के उसके नोट्स बना लो, या जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, उसको आपके पास प्रिपेयर्ड होना चाहिए। मतलब ब्लाइंडली छोड़ के नहीं जाना है, हाँ, कि सर वही बात हुई ना कि जो सबसे बन रहा है ना, वो वो एटलीस्ट आपसे करके बनना आना, चाहिए। लो हैंगिंग फ्रूट्स नहीं टूटने हाँ, चाहिए। कि अगर कोई बिल्कुल ही आ गया कि भाई अलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन आया था, या ऐसा कौन उसके पहले कौन था, कि हाँ भाई तुगलक कौन था, मतलब बहुत बेसिक सा कई हाँ, बार बहुत क्वेश्चन पूछ बेसिक लेते हैं। क्वेश्चंस जो आते हैं, कई बार वो वो पूछ लेते हैं कि हाँ मतलब ऐसा है, वैसा है। तो वो आपका मिस नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। वो मिस नहीं होना चाहिए। क्वाइट रीजनेबल, बिल्कुल ठीक बात है कि इजी क्वेश्चंस तो बिल्कुल मिस नहीं होने चाहिए। और अगेन यही एक सवाल कि 40 डेज जो ये 30-40 डेज जितने भी बचे हैं अब लास्ट के, इसमें एक पढ़े जो जिन्होंने साल भर तैयारी की है, सचिन, उनको क्या अप्रोच रखनी है फाइनल, कि भाई एक तो मतलब आपकी तरफ से मैं चाहता हूं कि आप स्टूडेंट्स को कि नेक्स्ट 40 डेज, कीपिंग इन माइंड लास्ट ईयर एज अ सक्सेसफुल कैंडिडेट, आपकी क्या अप्रोच थी, और अच्छे स्टूडेंट, आपके जैसे अच्छे स्टूडेंट जिनकी जो होंगे सेलेक्ट, जिनकी तैयारी है, जिन्होंने साल भर मेहनत की है, लेकिन एग्जाम है तो एंजाइटी है, फियर है, उनको अपनी तरफ से बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस क्या अप्रोच रखना चाहिए, क्या माइंडसेट रखना चाहिए, अ मैसेज फॉर दोज स्टूडेंट्स।
सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस रखना है। कॉन्फिडेंस के बिना तो नहीं हो पाएगा। कॉन्फिडेंस रखो कि अगर तुमने जो टाइम दिया है, एनर्जी दी है, किसी चीज़ में अपना 100% डेडिकेशन दिया है, तो वो कहीं न कहीं एक फ्रूट तुम्हें देगा। एंड उसमें मेरे हिसाब से वो सबसे एसेंशियल है, कॉन्फिडेंस वाला पार्ट। एंड दूसरा पार्ट ये है कि जो पढ़ा है, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि रिवाइज़ करते रहिए और वो मतलब रिवीजन पे फोकस रखिए और इंस्टेड ऑफ नई सोर्सेज से एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए और जो पढ़े क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनको बार बार रिवाइज करते रहिए। अगर आप ये 3-4 चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल रहेगा। स्ट्रेस, एंग्जायटी सबको होता है, हमको भी है, मुझे भी है। अगर मैं ये प्रीलिम्स देता हूँ तो शायद मैं भी आज उतने ही पानी में होऊँगा जो सब हैं। कोई कुछ अलग से नई एनर्जी नहीं आ जाती है या नया कुछ सोर्स नहीं आ जाता है। तो बी कॉन्फिडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन टू एवरीवन। थैंक यू सो मच सचिन फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम, स्पेशली जब प्रीलिम्स इतने पास में है। और हमारा मकसद इस इंटरव्यू से सिर्फ और सिर्फ एक ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव, एक ऐसे स्टूडेंट का जिसने बहुत ही मेहनत से 5 साल में अपनी मिस्टेक्स करके करेक्शंस किए, सही किया और फाइनली अचीव किया है रैंक। और न केवल यूपीएससी में अचीव किया है, ऑलरेडी ही वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। नीट वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन इंडिया, उसको भी सचिन ने क्रैक किया है। प्रेस्टिजियस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल से एमबीबीएस किया, उसके बाद ये जज्बा और हिम्मत की यूपीएससी की तैयारी की, ये लंबा सफर तय किया। एक ऐसे ऑथेंटिक व्यक्ति ने सारी चीजें अगर आपको बता दी हैं, तो आई डोंट थिंक कि अब स्टूडेंट को कहीं भटकने की जरूरत है, डरने की जरूरत है। आपको लक्ष्य बता दिया है, तरीका बता दिया है, अब आप फोकस्ड रहिए, अपनी प्रिपरेशन करिए, डटे रहिए। कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर डरे तो गए इस एग्जाम में, कहानी ये है। अपनी स्ट्रेटजी पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है। स्ट्रेटजी, सचिन जैसे एक दो स्टूडेंट्स की फीडबैक के बेसिस पे एक बार आप अपनी स्ट्रेटजी बना लीजिए, फिर उसमें बार बार फ्लक्चुएट करने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल रिवीजन ही की है इस एग्जाम का। जिसने मल्टीपल रिवीजन किए हैं, चाहे यूपीएससी जितना कठिन ऑप्शन बना दे, लो हैंगिंग फ्रूट्स हाथ से जाना नहीं चाहिए और नर्वसनेस के कारण सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। मल्टीपल सोर्सेज के पीछे भागने के कारण कंफ्यूजन वाली सिली मिस्टेक्स एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। अगर आप इतना भी संभाल ले गए, तो अगर आपने ईमानदारी से साल भर पढ़ाई की है, तो आप जैसे ही स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स होगा और आप जैसे ही स्टूडेंट्स एक दिन सचिन की तरह अच्छा स्कोर करेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। और मेंस और इंटरव्यू की बातें सचिन के प्रीलिम्स के बाद सचिन ने प्रॉमिस किया है, बात होगी। और वी विश नॉट जस्ट सचिन ऑल द बेस्ट कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करें और इस साइकिल से फुर्सत हो, और ईश्वर करे कि और अच्छी रैंक आ जाए तो और ही अच्छा। और बाकी स्टूडेंट्स को भी ऑल द बेस्ट एंड हैव फेथ। God bless you all. Thank you, Sachin. Thank you, all of you. Thank you. थैंक यू।